तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम जीके पॉइंट पर। और आज की इम्पोर्टेंट वीडियो है उत्तराखंड एग्ज़ाम पेपर पर आधारित प्रैक्टिस सेट है। ये हमारा 16वां नंबर का प्रैक्टिस सेट है। कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी किसी कारणवश, जिसमें कुछ तकनीकी खराबी आ गई थी। तो आज स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 16वां प्रैक्टिस सेट है। जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई। जो चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, उत्तराखंड एग्ज़ाम पेपर पर आधारित हमारा प्रैक्टिस सेट है। ये 16वें नंबर का प्रैक्टिस सेट है। लाइव क्लास चलती है आपकी 9 बजे से रात्रि, जिसमें हिंदी, उत्तराखंड और ऑल ओवर जीके के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें रीजनिंग, कंप्यूटर सभी क्वेश्चन आते हैं आपके। जो पेपर ये प्रैक्टिस सेट बनाया गया है 50 क्वेश्चनों का लगभग, जिसमें कुछ मौखिक रूप से क्वेश्चन होते हैं और कुछ आपको दिखाई देते हैं। तो ये उत्तराखंड के एग्ज़ाम पेपर पर आधारित प्रैक्टिस सेट है। तो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, सभी का स्वागत है भाई लाइव क्लास में आपका। तो स्टार्ट करते हैं भाई आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के प्रणेता कौन है? ए ऑप्शन है MS स्वामीनाथन, बी ऑप्शन है वर्गीज कुरियन, सी ऑप्शन है अमृता पटेल, डी ऑप्शन है APJ अब्दुल कलाम। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। भारत में श्वेत क्रांति के प्रणेता कौन है? कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ अलग बता रहे हैं। देखिए, जो श्वेत क्रांति है, ये श्वेत क्रांति किससे संबंधित है भाई? ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है भाई? ऑपरेशन फ्लड। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। ठीक है, श्वेत क्रांति को। तो इसका जो सही आंसर था, देखिए MS स्वामीनाथन नहीं होगा, इसका बी वाला आंसर सही है। ठीक है, वर्गीज कुरियन। MS स्वामीनाथन जो हैं वो हरित क्रांति से संबंधित हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर वर्गीज कुरियन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध के जीवन काल में प्राचीन भारत में कितने महाजनपद या महान राज्य मौजूद थे? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। ए ऑप्शन है 12, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 16, डी ऑप्शन है 14। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं यहाँ पर, तो जल्दी जल्दी आप देंगे। देखिए, इसका जो सही आंसर है, देखिए वो सी वाला आंसर इसका सही है, 16। ठीक है, 16 महाजनपद थे। और 16 महाजनपदों की जो जानकारी मिलती है वो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, अंगुत्तर निकाय से ही 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। तो ये जो 16 महाजनपद थे, ये 16 महाजनपद गौतम बुद्ध के जीवन काल में भी थे। ठीक है, तो इसका सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? ए ऑप्शन है 326 ईसा पूर्व, बी ऑप्शन है 326 ईस्वी, सी ऑप्शन है 323 ईसा पूर्व और डी ऑप्शन है 323 ईस्वी। तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई सभी। आसान क्वेश्चन है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? देखिए, सिकंदर और भारत में जो उस समय राजा था पोरस था, सिकंदर और पोरस के बीच ये युद्ध हुआ था। तो इसका सही आंसर बताएंगे भाई। देखिए, बी वाला आंसर नहीं होगा, सी भी इसका नहीं है, इसका ए वाला आंसर सही है। ठीक है, 326 ईसा पूर्व में हुआ था भाई, जिसे हम बीतस्ता का युद्ध बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? ए ऑप्शन है गिरिब्रज, बी ऑप्शन है राजगृह, सी ऑप्शन है पाटलिपुत्र, डी ऑप्शन है कौशाम्बी। बताइए भैया, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। निम्नलिखित में से कौन सा मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। कुछ के जवाब सही जा रहे हैं यहाँ पर, कुछ अलग बता रहे हैं। वैसे लगभग सभी के जवाब यहाँ पर सही आ रहे हैं। देखिए, गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र, ये जो तीनों हैं, ये तीनों मगध की राजधानी रही हैं भाई। ठीक है, तीनों की तीनों क्या रही हैं? मगध की राजधानी रही हैं। लेकिन कौशाम्बी मगध की राजधानी नहीं रही, क्योंकि कौशाम्बी क्या था? 16 महाजनपदों में से एक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
बुर्जिल दर्रा कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन है केरल, डी ऑप्शन है तमिलनाडु। जल्दी जल्दी आप दीजिए भाई। बुर्जिल दर्रा कहाँ स्थित है? सभी का स्वागत है आपका लाइव क्लास में। जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट्स केवल पढ़ाई से संबंधित करें। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो बाद में कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, उसका जवाब मैं आपको कमेंट्स बॉक्स में दे दूंगा। जल्दी बता दीजिए भाई, बुर्जिल दर्रा कहाँ स्थित है? तो देखिए इसका सही आंसर है ए वाला, जम्मू कश्मीर। ठीक है, बुर्जिल दर्रा कहाँ स्थित है भाई? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं तो चंद्र खिलौना लेहो से कौन से अलंकार का उदाहरण है? बताइए भाई, मैं तो चंद्र खिलौना लेहू मैं कौन से अलंकार का उदाहरण है? ए ऑप्शन है अतिशयोक्ति अलंकार, बी ऑप्शन है मानवीयकरण अलंकार, सी ऑप्शन है आपका रूपक अलंकार और डी ऑप्शन है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। बताइए भाई जल्दी 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 कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। मैं तो चंद्र खिलौना लेहू में कौन सा अलंकार है? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं यहाँ पर। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। मानवीयकरण अलंकार नहीं होगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो तीसरा वाला आंसर सही है। ठीक है, रूपक अलंकार है। मैं तो चंद्र खिलौना लेहूं। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। ए ऑप्शन है उषा, बी ऑप्शन है दिन, सी ऑप्शन है प्रभात और डी ऑप्शन है सवेरा। जल्दी जवाब दीजिए भाई। तीन किसी न किसी तरीके से समान है, एक अलग है। बताइए भाई कौन सा अलग है इसमें? कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं। बताइए भाई जल्दी। दिए गए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई, कौन सा सही है इसका? बताइए जल्दी। उषा, उषा, प्रभात और सवेरा, ये सब सुबह की बातें चल रही है, लेकिन इसमें दिन क्या है? अलग है। ठीक है, उषा जो होता है सूरज निकलने से जब थोड़ा सा अंधेरा रहता है उससे पहले का समय होता है, प्रभात सुबह का समय होता है और सवेरा भी सुबह का समय होता है, लेकिन दिन क्या आता है? दिन इसमें अलग हो जाता है। ठीक है, तो बी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फूल का पर्यायवाची नहीं है। ए ऑप्शन है सुमन, बी ऑप्शन है कुसुम, सी ऑप्शन है पुष्प, डी ऑप्शन है तनुजा। बताइए भाई जल्दी 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 कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। फूल का पर्यायवाची नहीं है। देखिए मालूम किया जा रहा है नहीं है। सुमन, कुसुम, पुष्प, ये तीनों के तीनों फूल के पर्यायवाची हैं। इसका डी वाला आंसर सही है। ठीक है, लगभग सभी के जवाब सही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। उस शब्द का चयन कीजिए जो बाकियों से भिन्न है। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। ए ऑप्शन है अरावली की पहाड़ियाँ, बी ऑप्शन है शिवालिक हिल्स, सी ऑप्शन है मोल हिल्स और डी ऑप्शन है सतपुड़ा हिल्स। बताइए भाई जल्दी जल्दी। दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर भी करते रहें, अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करें। रोज़ आपको ये 50 क्वेश्चन मिलते हैं जो उत्तराखंड के एग्ज़ाम पेपर पर आधारित होते हैं। और जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बताइए भाई जल्दी। जो भिन्न है, तीन किसी तरीके से समान है लेकिन एक अलग है। अरावली पहाड़ियाँ, शिवालिक हिल्स, सतपुड़ा हिल्स। ठीक है, ये तीनों पहाड़ी श्रेणियाँ हैं, लेकिन इसमें सी वाला आंसर अलग है। मोल हिल्स क्या है? ये मोल हिल्स एक स्थान का नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मनसबदारी प्रणाली मुगल शासन व्यवस्था में किसने लागू किया था? ये देखिए एसएससी में भी आया था, आरआरबी में भी आया था और 2011 में क्वेश्चन हुआ है ये। ए ऑप्शन है शाहजहाँ, बी ऑप्शन है अकबर, सी ऑप्शन है बाबर और डी ऑप्शन है जहांगीर। बताइए भैया जल्दी। मनसबदारी प्रणाली मुगल शासन व्यवस्था में किसने लागू की थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं भाई। मनसबदारी प्रणाली, जल्दी जल्दी आप दीजिए। देखिए इसका शाहजहाँ नहीं होगा, बाबर भी नहीं है, जहांगीर भी नहीं है। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो दूसरा वाला सही है। देखिए मनसबदारी जो प्रणाली थी वो किसने लागू की थी? अकबर ने लागू की थी। ठीक है, और देखिए भाई सभी कमेंट्स बॉक्स में जवाब देंगे। सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार किसके शासनकाल में थे? सबसे ज़्यादा
हिंदू मनसबदार किसके शासनकाल में थे, यानी कि मुगल काल का ऐसा कौन सा शासक था जिसने सबसे ज़्यादा हिंदुओं को नौकरी दी थी। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी। ए ऑप्शन है अकबर और हेमू के बीच, बी ऑप्शन है बाबर और हेमू के बीच, सी ऑप्शन है जहांगीर और हेमू के बीच, डी ऑप्शन है आपका अबुल हसन और हेमू के बीच। बताइए भाई जल्दी, बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। देखिए इसका जो सही आंसर है, देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा भाई कौन सा वाला हो जाएगा, जल्दी जवाब दीजिए भाई। देखिए इसका सही आंसर है अकबर और हेमू के बीच हुआ था भाई। पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में, वो अकबर और हेमू के बीच हुई थी। अभी आपसे एक क्वेश्चन मालूम किया गया था कि हिंदुओं को सबसे ज़्यादा नौकरी देने वाला मुगल बादशाह कौन था, यानी कि कौन सा ऐसा मुगल बादशाह था जिसके समय सबसे ज़्यादा हिंदू मनसबदार थे, तो वो कौन था भाई, औरंगजेब। ठीक है, कौन था, औरंगजेब, अकबर नहीं था भाई, ठीक है, औरंगजेब था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम था, बताइए भाई। किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का क्या नाम था। ए ऑप्शन है मिनहाज उस सिराज, बी ऑप्शन है हसन निजामी, सी ऑप्शन है अल बरूनी, डी ऑप्शन है शम्स ए सिराज अफीफ। बताइए भाई जल्दी, कमेंट्स बॉक्स में जवाब देंगे सभी, बताइए जल्दी। किताब उल हिंद के लेखक कौन है। लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ अलग बता रहे हैं। देखिए इसका सही आंसर है सी वाला, ठीक है, अल बरूनी की पुस्तक है भाई, किताब उल हिंद, तहकीक हिंद, भारत की खोज, ये सब किसकी पुस्तक है, अल बरूनी की, ठीक है। भारत की खोज किताब उल हिंद को ही कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। ए ऑप्शन है 15, बी ऑप्शन है 11, सी ऑप्शन है 10, डी ऑप्शन है 18। बताइए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सभी का वेलकम है आपके लाइव क्लास में। उत्तराखंड से आधारित 50 क्वेश्चन होते हैं जो उत्तराखंड के एग्जाम प्रैक्टिस सेट पर आधारित हैं। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो देखिए इसका सही आंसर, लगभग सभी ने सही जवाब दिया था, कुछ अलग जा रहे थे। इसका बी वाला आंसर सही है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 11 भेद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के गठन का मुख्य कारण क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, उत्तराखंड के गठन का मुख्य कारण क्या है। ए ऑप्शन है पहाड़ी लोगों की भूमि और पहचान, बी ऑप्शन है पिछड़ापन, गरीबी, असुविधा और पलायन, सी ऑप्शन है पहाड़ी लोगों की संस्कृति का संरक्षण, और डी ऑप्शन है आपका पहाड़ी लोगों की राजनीति जागरूकता। बताइए भैया जल्दी, उत्तराखंड के गठन का मुख्य कारण क्या था भाई। उत्तराखंड का गठन क्यों किया गया था भाई, इसके पीछे क्या राज था भाई, बताइए क्यों किया गया था, क्या कारण था। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। इसमें देखिए सभी के अलग अलग जवाब आ रहे हैं, कोई अलग बता रहा है, कुछ सही बता रहे हैं। उत्तराखंड के गठन का मुख्य कारण क्या था, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। पहाड़ी लोगों की भूमि और पहचान नहीं होगा, ये भी गलत है। पहाड़ी लोगों की संस्कृति का संरक्षण, ये भी गलत है। पहाड़ी लोगों की राजनीति से तो मतलब ही नहीं था, तो इसका सही आंसर है बी वाला, ठीक है। इसका बी वाला आंसर सही है, पिछड़ापन, गरीबी, असुविधा और पलायन, ठीक है। इस चीज़ को रोकने के लिए और दूर करने के लिए ही उत्तराखंड का गठन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवदया काव्य की रचना की थी। मानवदया काव्य के लेखक कौन है भाई, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। ए ऑप्शन है भरत कवि, बी ऑप्शन है रतन कवि, सी ऑप्शन है मतीराम, और डी ऑप्शन है रामचंद्र। बताइए जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, मानवदया काव्य के लेखक कौन है। चैनल पे जो पहली बार हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर दिया करो भाई, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो, जिससे उनको भी 50 क्वेश्चन लगभग रोज मिल जाया करें। ये उत्तराखंड एग्जाम पेपर पर आधारित प्रैक्टिस सेट है। देखिए कुछ के जवाब यहाँ सही आए थे। मानवदया काव्य की रचना किसने की थी, और लगभग ज़्यादा ही जवाब सही दिया आपने। इसका ए वाला आंसर सही है, भरत कवि। मानवदया काव्य के लेखक कौन है भाई, भरत कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में मताधिकार की आयु कौन से संविधान संशोधन के बाद 21 से घटाकर 18 कर दी गई। बताइए भाई,
42वें संविधान संशोधन, 45वें संविधान संशोधन, 58वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन, बताइए भैया जल्दी जल्दी। भारत के संविधान में मताधिकार की आयु कौन से संविधान संशोधन के बाद 21 से घटाकर 18 कर दी गई? जवाब दीजिए भैया जल्दी जल्दी। कुछ के जवाब सही जा रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं। देखिए भाई 42वां संविधान संशोधन नहीं होगा, इसका सही आंसर है डी वाला, ठीक है। 61वें संविधान संशोधन कब? 1989 में आयु क्या कर 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी, ठीक है। वर्तमान में उत्तराखंड में जो चुनाव होते हैं उसमें 18 वर्ष का व्यक्ति वोट डाल सकता है, ठीक है। कब से? 1989 से, लेकिन पहले आयु कितनी थी? 21 वर्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू की जा सकती है। उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, देखिए होता महाभियोग ही है, लेकिन इसे हम बोलते हैं संकल्प। क्या बोलते हैं भाई? संकल्प, ठीक है। जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्यवाही शुरू की जा सकती है, यानी कि संकल्प की बात चल रही है, ठीक है। की जा सकती है। ए ऑप्शन है केवल लोकसभा में, बी ऑप्शन है संसद के न तो सदन में, संसद के सॉरी यहाँ पर क्या है? संसद के दोनों सदन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? संसद के दोनों सदनों में, ठीक है, दोनों सदनों में। बी ऑप्शन है संसद के किसी भी सदन में, डी ऑप्शन है केवल राज्यसभा में। बताइए भाई, उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई जब शुरू की जाती है तो सबसे पहले कहाँ की जाती है? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, जल्दी जवाब दीजिए भाई, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, बताइए जल्दी जल्दी। देखिए इसका सही आंसर है आपका डी वाला, ठीक है। अगर उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है तो उनके हटाने की जो प्रक्रिया है वो सबसे पहले केवल राज्यसभा में लाई जाती है, ठीक है। इसका डी वाला आंसर सही है, ठीक है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। इसलिए हटाने की जो पहल की जाती है केवल राज्यसभा में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान स्थित है। ए ऑप्शन है नैनीताल, बी ऑप्शन है देहरादून, सी ऑप्शन है हरिद्वार, डी ऑप्शन है उत्तरकाशी। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान स्थित है। ए ऑप्शन है नैनीताल, बी ऑप्शन है देहरादून, सी ऑप्शन है हरिद्वार, डी ऑप्शन है उत्तरकाशी। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा आंसर हो जाएगा भाई इसका सही वाला? इसका डी वाला आंसर सही, वो सॉरी बी वाला आंसर इसका सही है देहरादून, ठीक है। इसका बी वाला आंसर सही है देहरादून। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान जो है कहाँ पर है? देहरादून में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? ए ऑप्शन है अनुच्छेद 32, बी ऑप्शन है अनुच्छेद 40, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 48, डी ऑप्शन है अनुच्छेद 78। बताइए भैया जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के संगठन का निर्देश देता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है भाई, और उत्तराखंड का एग्जाम तो इसके बिना अधूरा है, ठीक है। हर दूसरे पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है। बताइए जल्दी, लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर। देखिए बी वाला आंसर इसका सही है, अनुच्छेद 40, ठीक है। ग्राम पंचायतों के संगठन का जो उल्लेख है वो किसमें? अनुच्छेद 40। सभी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। ग्राम पंचायतों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है शांति देवी, बी ऑप्शन है नागार्जुन, सी ऑप्शन है बुद्ध पालित, और डी ऑप्शन है गौतम बुद्ध। बताइए भाई, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, उत्तराखंड का एग्जाम हो, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है भाई। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? चैनल पे जो पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रोज आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं जो एग्जाम उत्तराखंड एग्जाम पेपर पर आधारित प्रैक्टिस सेट है। जल्दी जवाब दीजिए भाई। देखिए जल्दी जवाब देंगे। अभी आपसे एक क्वेश्चन मालूम किया गया था कि पंचायतों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भाग 9, ठीक है। किस में आता है भाई? भाग 9 में आता है, ठीक है। तो देखिए इसका सही आंसर है, लगभग सभी ने जवाब सही दिए थे, कुछ अलग बता रहे थे। नागार्जुन नहीं होगा,
इसका सही आंसर है डी वाला, ठीक है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उग्रसेन किसे कहा जाता था? ए ऑप्शन है महापद्म नंद को, बी ऑप्शन है घनानंद को, सी ऑप्शन है शिशुनाग को, डी ऑप्शन है बिंबिसार को। बताइए भैया, जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। उग्रसेन किसे कहा जाता था? किसकी उपाधि थी भाई उग्रसेन? बताइए जल्दी, बताइए जल्दी, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई जल्दी। उग्रसेन किसे कहा जाता था? बिंबिसार नहीं होगा, शिशुनाग नहीं होगा, घनानंद भी नहीं होगा। इसका सही आंसर है महापद्म नंद, ठीक है। नंद वंश का अंतिम शासक महापद्म नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ए ऑप्शन है 565 ईसा पूर्व, बी ऑप्शन है 568 ईसा पूर्व, सी ऑप्शन आपका 654 ईसा पूर्व, और डी ऑप्शन आपका 563 ईसा पूर्व। जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए जल्दी, बताइए जल्दी भाई, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 565 ईसा पूर्व नहीं होगा, 568 ईसा पूर्व भी नहीं है, 600 ये तो बिल्कुल ही गलत है। इसका डी वाला आंसर सही है। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोलाराम चित्र संग्रहालय स्थित है? ए ऑप्शन है श्रीनगर, बी ऑप्शन है अल्मोड़ा, सी ऑप्शन है नैनीताल, डी ऑप्शन है हरिद्वार। बताइए भैया जल्दी, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए भाई। मोलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, इसका हरिद्वार नहीं होगा, नैनीताल भी नहीं है, अल्मोड़ा भी नहीं है। इसका पहला वाला आंसर सही है, श्रीनगर, ठीक है। मोलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ पर है? श्रीनगर। कमेंट्स बॉक्स में जवाब देंगे भाई। मोलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने कौन लेकर आया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में सतताल जिसे बोलते हैं हम 7 ताल झील कहाँ स्थित है? बताइए भैया जल्दी। ए ऑप्शन है नैनीताल, बी ऑप्शन है चमोली, सी ऑप्शन है अल्मोड़ा, डी ऑप्शन है पौड़ी। ये 7 ताल नहीं होगा, यहाँ पर क्या है भाई? 7 ताल झील, ठीक है। 7 ताल झील कहाँ स्थित है? लगभग सभी के जवाब सही आ रहे हैं यहाँ पर, बताइए जल्दी। 7 ताल झील कहाँ स्थित है? देखिए, इसका सही आंसर है भाई ए वाला, नैनीताल, ठीक है। लगभग सभी के जवाब सही थे। अभी आपसे क्वेश्चन मालूम किया गया था कि मोलाराम के चित्रों को दुनिया के सामने कौन लेकर आया था, तो लगभग सभी के जवाब सही थे, बैरिस्टर मुकंदीलाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? ए ऑप्शन है उड़ीसा, बी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन है कर्नाटक। बताइए भैया जल्दी, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए जल्दी, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। हाँ, सबके जवाब अलग अलग आ रहे हैं, जल्दी ले जवाब दीजिए, जल्दी ले जवाब दीजिए भाई। सबके जवाब अलग अलग आ रहे हैं। लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? कर्नाटक नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी नहीं है, आंध्र प्रदेश में भी नहीं है। इसका उड़ीसा सही है। इसका पहला वाला आंसर सही है। लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, ठीक है भाई। इसका उड़ीसा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजी मलिक या गाजी तुगलक निम्न में से किस शासक का वास्तविक नाम था? बताइए भैया जल्दी। गाजी मलिक के नाम से किसे जाना जाता है? ए ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, बी ऑप्शन है अबू बकर, सी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, और डी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। बताइए भैया जल्दी, गाजी मलिक या गाजी तुगलक किस का वास्तविक नाम था? ये एसएससी में आया था भाई क्वेश्चन, ठीक है। और उत्तर प्रदेश एसआई वाले में भी था ये क्वेश्चन। गाजी मलिक किसका वास्तविक नाम था? जल्दी जवाब दीजिए भाई। देखिए, इसका सही आंसर है, बताइए जल्दी। फिरोज शाह तुगलक नहीं है, मोहम्मद बिन तुगलक भी नहीं है भाई। इसका सही आंसर है गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। इसका सही आंसर कौन सा है? ए वाला आंसर इसका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा किस भाषा में है? ए ऑप्शन है फारसी, बी ऑप्शन है चगताई, सी ऑप्शन है उर्दू, डी ऑप्शन है हिंदी। बताइए भाई,
जो अकबरनामा है अबुल फजल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ये किस भाषा में लिखी गई है? जल्दी जल्दी आप दीजिए भाई। फारसी, चगताई, उर्दू, हिंदी। अकबरनामा जिसे बोलते हैं हम आईने अकबरी, बताइए जल्दी। आईने अकबरी में ही बताया गया है जो अकबर है, अकबर की रसोई घर में गंगा जल का प्रयोग होता था भाई, बताइए जल्दी। लगभग सभी के जवाब सही है यहाँ पर, कुछ अलग जा रहे थे। उर्दू नहीं है, ठीक है, हिंदी भी नहीं है, इसका ए वाला आंसर सही है, ठीक है। फारसी में लिखी गई थी अकबरनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था भाई? ए ऑप्शन है 711 ईस्वी। देखिए सारी जो कंडीशन है सब ईस्वी में है, ठीक है, ये सब ईस्वी में चलेंगी, ठीक है, ये सब ईस्वी में है। बताइए भाई 711 ईस्वी, 712 ईस्वी, 713 ईस्वी, 714 ईस्वी। बताइए भाई जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? बताइए जल्दी। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं भाई, बताइए जल्दी। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था तो उस समय भारत का राजा कौन था? कमेंट्स बॉक्स में जवाब देंगे भाई सभी। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय भारत का राजा कौन था? देखिए इसका सही आंसर था भाई 712, ठीक है, बी वाला आंसर इसका सही है। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर जब आक्रमण किया था वो कब किया था? 712 ईस्वी में किया था, ठीक है। तो जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। मोहम्मद बिन कासिम ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय भारत का राजा कौन था? बताइए जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था? पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था? ए ऑप्शन है तराइन 1191 ईस्वी में, बी ऑप्शन है तराइन 1192 ईस्वी में, सी ऑप्शन है चंदावर 1193 ईस्वी में, और डी ऑप्शन है रणथंभोर 1195 ईस्वी में। बताइए भैया जल्दी, बताइए जल्दी। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में हराया था? अभी आपसे एक क्वेश्चन मालूम किया गया था, लगभग उसी के जवाब लगभग सभी ने सही जवाब दिए थे। जब मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था तो उस समय भारत में किसका राज था? दाहिर, ठीक है, कौन था भाई? दाहिर था, ठीक है। बताइए भाई मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया था? जल्दी जवाब दीजिए। देखिए इसका पहला वाला नहीं होगा क्योंकि तराइन का ये प्रथम युद्ध है। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। इसका बी वाला आंसर सही है, तराइन का दूसरा युद्ध, ठीक है। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में हुआ था जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था, ठीक है। और ये चंदावर का युद्ध है, ये 1193 नहीं है, ठीक है। कब है ये? 1194 है, ठीक है, लेकिन ये जयचंद और गोरी के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, इसका बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शहरों में से एक प्रसिद्ध स्मारक रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है भाई? जवाब देंगे सभी जल्दी जल्दी। रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है लखनऊ, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है आगरा, और डी ऑप्शन है मथुरा। बताइए भैया जल्दी जल्दी, रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? जल्दी जल्दी आप दीजिए भाई। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, बताइए जल्दी। रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? ये एक स्मारक के रूप तौर पर बनाया गया था रूमी दरवाज़ा। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। यहाँ पर सभी के जवाब अलग अलग आ रहे हैं भाई, कुछ सही बता रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं। मथुरा नहीं है इसका, आगरा भी नहीं है, दिल्ली भी नहीं है, इसका लखनऊ सही है। किसी ने जवाब सही, कुछ ही नहीं जवाब सही दिए हैं, बाकी सब अलग बता रहे थे। यहाँ पर देखिए ये जो है स्मारक रूमी दरवाज़ा ये लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित चारों धामों में से कौन सा धाम सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? ए ऑप्शन है बद्रीनाथ, बी ऑप्शन है केदारनाथ, सी ऑप्शन है गंगोत्री, डी ऑप्शन है यमुनोत्री। बताइए भैया जल्दी। निम्नलिखित चारों धामों में से कौन सा धाम सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? इम्पोर्टेंट है, जल्दी जल्दी आप देंगे कमेंट बॉक्स में, बताइए जल्दी 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 कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई।
देखिए इसका जो सही आंसर है आपका, इसका सही आंसर है केदारनाथ। बी वाला आंसर इसका सही है। सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थित है वो कौन सा है भाई? केदारनाथ है। बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केदारनाथ मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? इम्पोर्टेंट है। भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान राम, भगवान गणेश। बताइए भैया जल्दी। केदारनाथ मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? किस देवता का मंदिर है? बताइए जल्दी जल्दी आप दीजिए। कुछ के जवाब सही आ रहे हैं, कुछ अलग जा रहे हैं। देखिए भगवान गणेश का नहीं है, भगवान राम का भी मंदिर नहीं है। ठीक है, अब बचा ऑप्शन ए और बी। बताइए भाई। देखिए इसमें विष्णु का भी नहीं है, इसका बी वाला आंसर सही है। ये जो केदारनाथ मंदिर है ये भगवान शिव का मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी कमेंट्स बॉक्स में जवाब देंगे भाई। केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी पहले से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द है। बताइए जल्दी। जिसकी पहले से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द। ए ऑप्शन है प्रत्याशित, बी ऑप्शन है अप्रत्याशित, सी ऑप्शन है आशातीत, डी ऑप्शन है आशाजनक। बताइए भैया जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। जिसकी पहले से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द है। जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए भाई। इतना टाइम नहीं है आपके पास, इतना समय नहीं है। जल्दी बताइए भाई। देखिए प्रत्याशित नहीं होगा, इसका जो सही आंसर है वो है बी वाला अप्रत्याशित। देखिए यहाँ पर बात कर रहा था जिसकी पहले से कोई आशा न हो। ठीक है, आशा न हो तो इसके लिए है अप्रत्याशित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आपसे एक क्वेश्चन मालूम किया गया था कि केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। लगभग सभी के जवाब सही थे। कहाँ पर है भाई? केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मंगन को देखी पट देत बार बार है। मंगन को देखी पट देत बार बार है। ये जो उदाहरण है ये किस अलंकार का बताना आपको? यमक अलंकार का है, दूसरा ऑप्शन है अनुप्रास अलंकार का है, तीसरा श्लेष अलंकार का है और डी ऑप्शन है अतिशयोक्ति अलंकार का है। बताइए भैया जल्दी। मंगन को देखी पट देत बार बार है। बताइए भैया जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। कौन सा अलंकार है भाई इसमें? जल्दी जवाब दीजिए। मंगन को देखी पट देत बार बार है। यमक अलंकार नहीं होगा, अनुप्रास अलंकार भी नहीं है। इसका जो सही है आपका सी वाला आंसर सही है। लगभग कुछ ने जवाब सही दिए थे, कुछ अलग बता रहे थे। इसका तीसरा वाला सही है श्लेष अलंकार। देखिए श्लेष अलंकार, यहाँ पर एक शब्द आया है पट, और ये जो पट है इसके दो अर्थ होते हैं भाई। एक अर्थ होता है इसका वस्त्र, पट का अर्थ क्या होता है? वस्त्र। और एक पट का अर्थ होता है दरवाजा। ठीक है, दरवाजा। एक पट का अर्थ क्या होता है भाई? दरवाजा। तो इसके पट के दो अर्थ हैं। तो श्लेष का क्या होता है? जब एक शब्द एक बार प्रयुक्त होता है और लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। ठीक है, यमक अलंकार इसलिए नहीं है क्योंकि यमक अलंकार में क्या होता है, एक ही शब्द अनेक बार प्रयुक्त होता है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। तो यहाँ पर देखिए मंगन का अर्थ होता है मांगने वाला। तो यहाँ पर है मांगने वाले को देखकर, पट मतलब दरवाजा वो बार बार बंद करती है, और दूसरे अर्थ में क्या है, वो मंगन को मांगने वाले को देखकर वस्त्र जो है बार बार देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका श्लेष अलंकार सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश वाक्यांश के लिए एक शब्द है भाई। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। बहुत ही आसान है भाई ये तो। अधिसूचना, बी ऑप्शन है अधिनियम, सी ऑप्शन है अध्यादेश, डी ऑप्शन है अधियाचना। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या कहलाता है? एक शब्द में क्या कहेंगे मुझे? कुछ के जवाब आने भी शुरू हो गए भाई, कुछ सही बता रहे हैं, कुछ अलग बता रहे हैं। जल्दी जल्दी बताइए भाई। अधिसूचना नहीं होगा। ठीक है, अधिनियम भी नहीं है भाई। ठीक है, इसका सही आंसर है अध्यादेश। ठीक है, बी सी वाला आंसर सही है। कुछ के जवाब सही थे यहाँ पर। राज्य द्वारा निकाला गया आधिकारिक आदेश क्या कहलाता है? अध्यादेश कहलाता है। कई बार एग्जाम आ चुका है क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में सभी जवाब देंगे भाई। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के द्वारा अध्यादेश जारी करता है?
जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के सैनिक थे। बताइए भैया जल्दी जल्दी। उत्तराखंड में विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार पाने वाले सबसे कम उम्र के सैनिक थे, कौन थे भाई? ए ऑप्शन है गवर सिंह नेगी, बी ऑप्शन है श्याम सिंह भंडारी, सी ऑप्शन है चंद्र सिंह गाहा और डी ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। बताइए भैया जल्दी जल्दी। इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, ठीक है, जिससे जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। बताइए भैया जल्दी। विक्टोरिया क्रॉस पुरस्कार प्राप्त करने वाले उत्तराखंड के सबसे कम उम्र के सैनिक, तो इसका सही आंसर है भाई ए वाला, गवर सिंह नेगी। ठीक है, गवर सिंह नेगी है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल क्या लगा दिया, सबसे कम उम्र के, वो यही है केवल। ठीक है, गवर सिंह नेगी। अभी आपसे एक क्वेश्चन मालूम किया गया था कि राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के द्वारा जारी करता है, तो लगभग सभी के जवाब सही थे। आर्टिकल 123 के द्वारा अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी देखिए कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे भाई। राज्यपाल किस अनुच्छेद के द्वारा अध्यादेश जारी करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्मोड़ा अखबार किस वर्ष से प्रकाशित हुआ? ए ऑप्शन है 1871, बी ऑप्शन है 1971, सी ऑप्शन है 1771 और डी ऑप्शन है कोई भी नहीं। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई कमेंट बॉक्स में। अल्मोड़ा अखबार, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। अभी आपसे एक क्वेश्चन मालूम किया गया था कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के द्वारा अध्यादेश जारी करता है। तो देखिए अभी बात कर रहे थे हम राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति 123 के द्वारा अध्यादेश जारी करता है और राज्यपाल हमारे दूसरे नंबर पर आता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो एक है एक यहाँ से हटा देंगे और दो के पीछे ले आएंगे, तो 213 के द्वारा राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, बताइए भाई इसका जवाब दीजिए भाई। अल्मोड़ा अखबार किस वर्ष? लगभग सभी के जवाब सही है यहाँ पर। इसका ए वाला आंसर सही है, 1871 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड में मिलम क्या है? ए ऑप्शन है एक ग्लेशियर, बी ऑप्शन है एक नदी, सी ऑप्शन है एक मार्ग, डी ऑप्शन है एक पर्वतीय श्रृंखला। बताइए भाई जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। उत्तराखंड में मिलम क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। उत्तराखंड में मिलम क्या है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए। लगभग सभी के जवाब सही जा रहे हैं यहाँ पर। देखिए एक पर्वत श्रृंखला नहीं है, मार्ग भी नहीं है, एक नदी भी नहीं है, ये क्या है, एक ग्लेशियर है, जो कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, मिलम ग्लेशियर। तो इसका ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। उत्तराखंड में मिलम क्या है भाई? इसका सही आंसर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गढ़वाल पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? ए ऑप्शन है मुकंदीलाल, बी ऑप्शन है गुमानी पंत, सी ऑप्शन है मोलाराम और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। गढ़वाली पेंटिंग किसके द्वारा बनाई गई थी? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। गढ़वाली पेंटिंग के लेखक कौन हैं? लगभग सभी के जवाब सही जा रहे हैं भाई यहाँ पर। देखिए मोलाराम नहीं होगा इसमें, गुमानी पंत भी नहीं है, इसका ए वाला आंसर सही है, मुकंदी लाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने जिले नैनीताल जिले के साथ सीमा साझा करते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। कितने जिले नैनीताल जिले के साथ सीमा साझा करते हैं? ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 9। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए भाई। कितने जिले नैनीताल जिले के साथ सीमा साझा करते हैं? बताइए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए भाई। 5 नहीं है, 6 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, बी वाला आंसर सही है इसका। ठीक है, अगर हम बात करें, देखिए उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो देखिए ये वाला जो क्षेत्र हमारा, ये इधर तो गढ़वाल हो गया, यहाँ पर नीचे ये उधम सिंह नगर आ गया, ये वाला क्षेत्र क्या हो गया, यहाँ पर नैनीताल आ गया, और यहाँ को क्या है, देखिए ये चंपावत को स्पर्श करता है, उधम सिंह नगर को, यहाँ ऊपर क्या है भाई अल्मोड़ा है, और इधर पौड़ी को स्पर्श करता है। तो केवल 4 जिलों को स्पर्श करता है। ठीक है, ये थे दोस्तों आपके लगभग 50 क्वेश्चन, कुछ मौखिक रूप से थे, कुछ आपको बताए गए थे। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे और वीडियो को शेयर करें। जो चैनल पर पहली बार थे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में कल रात्रि 9 बजे लाइव क्लास में। सभी को गुड नाइट, सब्बा खैर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।